हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है मितव्ययता। मतलब ये सिलेक्शन ऑफ साइट के जो आपके वो पॉइंट्स थे, आपको जो 5th पॉइंट आपको समझा दिए गए थे और जो आपका 6th पॉइंट है वो मितव्ययता है। क्योंकि सिलेक्शन ऑफ साइट में आपको जो किसको आप कैसे चॉइस करते हो देख देख के यही समझाया जाता है कि आप जब आप साइट का चयन करते हो तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि आप किसको ध्यान में रखकर आप चयन करते हो। तो ये आपके जो पॉइंट थे वो थे, जैसे कि आपका मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि आपके परिवार की भावी आवश्यकताएं होती हैं। सेकंड आपको बताया था भौतिक विशेषताएं, जिसमें आपकी मिट्टी थी और जो मिट्टी थी ढलान उसमें गड्ढे होते थे और आपका क्या होता था और इसमें जो स्थान और दृश्य होता है, तो आप उसको भी ध्यान में रखकर सिलेक्शन ऑफ साइट यूज़ करते थे। फिर देन आपने स्वास्थ्य संबंधी को भी ध्यान में रखकर आपने साइट का चयन किया। फिर जो सार्वजनिक सुविधाएँ होती हैं, जो सार्वजनिक सुविधाएं में आपके विद्यालय, स्कूल और आपका अस्पताल आता है, आपकी बैंक आता है, जो मार्केट आती है, तो ये भी आपके सिलेक्शन ऑफ साइट का एक पार्ट बन जाते हैं। जिसमें क्या होता है, जब आप चयन करते हो तो उसमें इसका यूज़ होता है। फिर देन आया था आपकी यातायात में सुविधा। यातायात में सुविधाएं ये होती है कि आपके जो घर है वो कितनी दूर उससे होता है, ये सब होता है। तो फिर आपकी पारिवारिक आवश्यकताएं, तो उस पारिवारिक आवश्यकताएं जो होती थी उसके बाद आती है आपकी मितव्ययता। मितव्ययता क्या होती है? मितव्ययता जो होती है ये एक सीमित आय में होती है और उसमें आवास और जो आवास होते हैं, आपकी जो आय होती है वो आवास में व्यवस्था में जुटनी होती है। तो मितव्ययता का आपको सहारा लेना पड़ता है, मतलब इकोनॉमी आपको इंग्लिश में इसको इकोनॉमी बोलते हो। तो इसमें जो आपकी लिमिटेशन आय होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, अपनी एक मितव्ययता यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है कि खंड या आवास छोटा हो ताकि उसके ऊपर व्यय कम हो। खंड मतलब जो आप आवास बना रहे हो वो छोटा हो, इतना भी छोटा ना हो कि आप उसकी ज़्यादा छोटा हो जाता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी ना आ पाए। तो फैमिली मेम्बर्स को ध्यान में रखकर आप इतना ही घर बनाए जितना आपको कंफर्टेबल हो। ज़्यादा बड़ा घर बनाने से आपको अधिक व्यय होगा। यदि आप छोटा लिमिटेड आप घर बनाते हो जिसमें आपकी सभी आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आपको छोटा आवास बनाओगे तो उसमें जो खर्च होता है, आवास पर जो खर्च होता है उससे आपका व्यय बच जाता है। जैसे कि आपको बड़ा घर होगा तो जो आप पेंट अलग कराते हो, रंगाई पुताई कराते हो, सीमेंट कराते हो, टाइल्स लगाते हो, तो जो डेकोरेशन कराते हो, तो सब में जो होता है खर्च कम आता है। इसलिए आप क्या करते हो, मितव्ययता का यूज़ करते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका, यदि भवन एक मंजिला हो तो पूरा ढांचा आरसीसी का देना आवश्यक नहीं। यदि आपका जो क्या होता है, आपका जो हाउस होता है वो एक मंजिला होता है, मतलब नॉर्मली एक मंजिला होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे आरसीसी का, मतलब आप उसको आरसीसी का ही दो। आप उसको आपको गाटर सीली होती है, आप उसका भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो टेंस आते हैं उसका भी बना लेते हो और आप मिट्टी का भी उसमें यूज़ कर सकते हो। तो क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो वो एक मंजिला घर पूरा आरसीसी का बना सकते हो। वो आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने घर पर आरसीसी का, देन बिना आरसीसी का भी घर चल जाता है। सेकंड आता है, टाइल्स की नींव दी जा सकती है, मतलब टाइल्स की नींव दी जा सकती है। टाइल्स की नींव एक मजबूत नींव होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कुछ आपकी मिट्टियाँ होती हैं, उस पर भी डिपेंड करता है आपका भूमिखंड कैसा है। तो इसके लिए जो आज क्या भवन निर्माण में आजकल यूज़ किया जाता है वो टाइल्स की नींव का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक वो मजबूत होती है, टिकाऊ होती है। सेकंड उसमें कोलाम दिए जाते हैं जिसको आप बीम बोलते हो, उसका भी यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होती है, आपकी नींव मजबूती बनाए रखती है, जिसका यूज़ आपके आगे बाय फ्यूचर भी काम आता है। देन आता है आपका जो बरामदा, लॉबी आदि
कम दी जाए। मतलब इसमें क्या होता है, आपका बरामदा जो लॉबी होती है उसको कम देनी चाहिए, क्योंकि अधिक जब आप हाउस प्लान करते हो और आप जब हाउस बनाते हो तो अधिकतर बंदे क्या करते हैं, बरामदा और लॉबी दे देते हैं अधिक। तो इससे क्या होता है, आपका जो भूखंड है वो अधिक से ज़्यादा वेस्ट चला जाता है, क्योंकि नीड्स के अकॉर्डिंग इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें बरामदा और लॉबी दें। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक लॉबी या बरामदा भी दे सकते हैं, और अपने जगह को यूज़फुल बनाने का वर्क भी आपका ही होता है। आप ऐसे प्लानिंग करें कि जो आपका भूमिखंड है जहाँ पर आप आवास बना रहे हो उसका सदुपयोग किया जा सके, और उसका सदुपयोग करने के लिए आपको कम बरामदा और लॉबी का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कहती मैं यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, बट उसको ध्यान में रखकर कि आपकी जो आपका जो आप बोलते हो ना कि आपकी जो भूखंड है उसका यूज़फुल हो, उसका यूज़ किया सके। नेक्स्ट है, आपकी छत की ऊंचाई कम रखकर भी व्यय कम किया जा सकता है। मतलब छत की जो आपकी ऊंचाई होती है उसको कम करके भी आप उस पर क्या कर सकते हो, व्यय कम किया जा सकता है, जिसके लिए आप क्या होते हैं, जितनी अधिक छत की ऊंचाई करने के लिए आपको पीओपी डिज़ाइन ये सब बनाने पड़ते हैं, और आपको उसकी ही अकॉर्डिंग जो आपका रूम होता है उसको डेकोरेटिव करना पड़ता है, कलर स्कीम का यूज़ करना पड़ता है। बट आपकी जितनी छत की ऊंचाई कम होगी उस पर व्यय भी उतना ही कम खर्च किया जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है। देन आता है आपका कक्षाओं में परिवर्तनशीलता में मितव्ययता का एक तरीका होता है। कक्षों जो आपके रूम्स होते हैं उसमें भी परिवर्तनशीलता भी और मितव्ययता का एक तरीका बन जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो आपकी कक्षाएं होती हैं उनको यूज़ किया जा सके, और उनमें ये देखा जा सके कि जो उसका मितव्ययता उसका इकोनॉमी बनाने का तरीका होता है। या आपके जैसे बड़े कमरे होते हैं उसमें आप पार्टीशन रख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार पार्टीशन कर सकते हैं। एक बड़े कमरा है उसको में बीच में आप पार्टीशन दे सकते हैं, उसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं, या आप ड्राइंग रूम और इसको आप लिविंग रूम भी बना सकते हैं। तो ये भी आपके कक्षों की व्यवस्था करने का एक तरीका बन जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप मितव्ययता करते हो। नेक्स्ट आपका आता है कानूनी पक्ष को लीगल एस्पेक्ट बोलते हैं, लीगल एस्पेक्ट। उसमें लीगल एस्पेक्ट में ये देखा जाता है कि आप कैसे उसको यूज़ करते हो, ये देखना भी एक इफेक्ट होता है। तो जिसमें आपका फर्स्ट है, आवास तथा भूखंड लेते समय यह ध्यान देना भी नितांत आवश्यक है कि उसके जो स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं। आप जो भूमिखंड खरीद रहे हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप भूमिखंड खरीद रहे हो जहाँ पर आप आवास बना रहे हो, तो ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज लेने की आवश्यकता है कि जिससे आप खरीद रहे हो, जिसका वो प्रॉपर्टी जिससे आप खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी वाला जो स्वामी होता है प्रॉपर्टी का, तो उस पर कोई विवाद तो नहीं है। देन मतलब आपकी ऐसा होता है ना कि कुछ आप ऐसे चलता है कि उस प्रॉपर्टी में दो साझेदार होते हैं, एक बेच देता है तो उस पर क्या विवाद चलता है और उसमें आप भी फंस जाते हो। तो आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी का स्वामी है उसके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो आप भूमिखंड खरीद रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन नेक्स्ट आता है आपका नगर पालिका अनुमोदन भवन बनाने हेतु मिल चुका है अथवा नहीं। ये गुण नहीं है, ये भवन है ना। तो आपका जो नगर पालिका होती है वो अनुमोदित जो भवन होते हैं उसके बनाने के लिए बनाने हेतु वो मिल चुका है। मतलब नगर पालिका के थ्रू भी कुछ चीज़ें हैं, अप्रूवल होती है जहाँ पर आप बनाते हो। नगर पालिका को आप नॉलेज में देते हो और वो ही पास करती है कि आप वहाँ पे 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला कैसा आप इमारत बना रहे हो या कुछ भी आप चीज़ बना रहे हो, कितना मंजिला बना रहे हो, तो उनसे भी अप्रूव करवाना पड़ता है, उनकी भी सहमति लेनी पड़ती है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो आपको सहमति मिल चुकी है या नहीं। अदरवाइज़ आप हाउस बना ले तो बाद में आप चाहते हो कि ले ली जाए तो नगर पालिका आप पर पेनल्टी लगा देती है या आप पर
कार्रवाई करती है। तो इसका भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपको इसमें ध्यान में रखकर ही आप भवन का निर्माण करें। थर्ड है आपका भूमिखंड में कितने क्षेत्र में निर्माण कराने की अनुमति है। मतलब जो आपकी भूमिखंड होती है वो कितने क्षेत्र में निर्माण कराती है, मतलब कितने आवास का निर्माण कराती है, कितने क्षेत्रों में कराती है और उसकी कितनी अनुमति है, ये भी आपको एक ध्यान में देने वाली बात है। उसके ही अकॉर्डिंग आप भूखंड का यूज़ करोगे और उसके ही अकॉर्डिंग आप हाउस बनाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भूखंड है वो कितने क्षेत्रों में निर्माण करने के लिए अनुमति आपको देता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो संपत्ति कर होता है, विद्युत एवं जल का भी ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। मतलब आपको जब आप संपत्ति खरीद रहे हो तो उस पर टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स का, और जो आपकी लाइट होती है, वाटर होता है, उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके बिना भी आपकी जो होती है संभावनाएं नहीं होती है आवास में व्यवस्था के टाइम। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपका साइट का चयन करना चाहिए, जो आपके बाय फ्यूचर भी काम आते हैं। और आप जब सिलेक्शन ऑफ साइट का यूज़ करते हो तो आपके ये 6-7 पॉइंट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ करते हो, और उसके ही अकॉर्डिंग आप ये देखते हो कि आने वाले टाइम में कैसे इसका यूज़ किया जाए। तो ये भी एक सिलेक्शन ऑफ साइट का फैक्ट होता है। जब आप साइट का चयन करते हो तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही चयन करना चाहिए और उसके ही अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए।